हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन खुशखबरी लेकर के आया हूं कि एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आज से ही रजिस्ट्रेशन लिंक्स ओपन हो चुकी हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के आज ही अपना फॉर्म भर लीजिएगा। एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं हम सीजीएल द्वारा निकाले गए इस नोटिफिकेशन का। तो जैसा कि कहा गया हमसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो ग्रेजुएट यानी कि एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर दैट एग्जामिनेशन। और हाँ, ग्रेजुएशन होने के साथ साथ अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं या लास्ट ईयर में हैं और आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2021 से पहले आ जाएगा, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो और परीक्षा दे सकते हो। देखिए, फॉर्म तो हर कोई भर सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन परीक्षा कौन कौन दे सकता है? तो परीक्षा इन लोग दे सकते हैं जिनका रिजल्ट 1 जनवरी 2021 से पहले आ जाएगा। और ये रही आपके पास में लिंक, जहां पर जा करके आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां से आप क्लिक करके सीधा सीधा एसएससी की वेबसाइट पर जा करके सीधे अपने फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात हाउ टू अप्लाई की, कि सर अप्लाई करते वक्त भी कई जगहों पर दिक्कत जाती है, तो घबराइए मत, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट, जो कि 29/12 से शुरू हो जाएगी और जो लास्ट डेट है वो है 31/1 यानी कि 31 जनवरी 2021 को फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है जनाब। तो आखिरी डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार एसएससी ने खुद से कहा है कि भैया पहले पहले अपना फॉर्म भर लो, बाद में ये मत कहना कि सर्वर डाउन हो गया तो हम फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्योंकि हम इस बार डेट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत में ही फॉर्म भर लीजिए ताकि आप आसानी से फॉर्म को भर सकें। ठीक, नाउ ऑफलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 फरवरी, लेकिन इसके लिए ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा और ऑनलाइन इसे अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या है इसमें खास डिस्कस करने के लिए? तो देखिए, एसएससी ने जो वैकेंसीज निकाली हैं वो है ग्रुप बी और ग्रुप डी की। क्लियर है? इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बात करो तो 4 ग्रुप है। ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है और ग्रुप डी है। इन्हीं 4 कैटेगरीज में इंडियन गवर्नमेंट्स पोस्ट निकालती है, ग्रुप ए बी सी डी। जो ग्रुप ए है वो हाई मोस्ट है, टॉप, यानी कि यूपीएससी। जब आप आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईआरएस ऑफिसर बनते हैं, तो वो ग्रुप ए की पोस्टें होती हैं। तो उसके लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना होगा, यानी कि यूपीएससी। फिर इसके बाद बारी आती है ग्रुप बी, सी और डी की। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी में, इवन ग्रुप बी में पीओ की पोस्ट भी मानी जाती है। जो ग्रुप बी है जनरली ये गजेटेड जॉब्स होती है। गजेटेड यानी कि आपने कभी अपनी मार्कशीट को सील साइन करवाया होगा किसी गजेटेड ऑफिसर से, तो वो ग्रुप बी के लिए गजेटेड पोस्ट होते हैं। तो यहां पर इस बार जो गजेटेड पोस्ट है उनकी वैकेंसी है 250। ओवरऑल इंडिया में 250 गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी के अंडर में सिलेक्ट किए जाएंगे। और ग्रुप बी नॉन गजेटेड की जो पोस्ट है वो 3513 पोस्टें हैं। इसके अलावा ग्रुप सी में 2743 पोस्टें हैं, यानी ओवरऑल हुई 6506 वैकेंसी। माना कि पोस्टें कम है, लेकिन घबराइए मत, आप फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में वैकेंसीज को रिवाइज कर दिया जाए। जैसा कि अभी आपने एसएससी सीएचएसएल में देखा होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया। सेम एसबीआई में भी हुआ था, नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज की गई थी। आईबीपीएस आर्मी में भी हुआ था, नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज किया गया था। घबराइए मत, इसमें मोदी साहब से लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, करने को कर भी सकते हैं, वी ऑल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप लड़ाई करने के लिए कर भी सकते हैं, लेकिन लड़ने की आवश्यकता हाल फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी ये पोस्टें बढ़ सकती है। अगर पोस्ट नहीं बढ़ी तो जरूर फिर हम लड़ाई करेंगे कि भैया नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए, जो नेशनैलिटी है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसके अलावा नेपाल और भूटान के लोग भी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखें इस पे क्या है जानकारी हमारे जानने लायक। सबसे इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। तो देखिए, यहां पर अलग अलग पोस्टें हैं जिन सब के लिए अलग अलग एज लिमिट भी है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 27 ईयर। अभी जब मैं आपके लिए पोस्ट के लिए डिस्कशन करूंगा तो वह आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी पोस्ट है जो 18 से 27 साल के लिए एलिजिबल है। खास बात इसमें क्या है? खास बात इसमें यह है कि इस बार इन्होंने कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन यानी कि 2 जनवरी
1994 से पहले पैदा नहीं होना हुआ चाहिए और नॉट लेटर देन 1/1/2003, यानी कि 1 जनवरी 2003 के बाद भी पैदा ना हुआ हो। इससे पहले देखा जाए तो जनरली अगस्त से काउंट किया जाता था, यानी इस बार बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, आपका काफी कुछ कंपटीशन अलग हो जाएगा, वो पेपर ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग पेपर नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं, और कुछ चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, फील्ड में आ सकते हैं, अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं, और बाकी लोग अपनी तैयारी कीजिए। ठीक वैसे ही कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें कि 20 से 27 का क्राइटेरिया है, लेकिन बॉर्न बिफोर वही है। तो इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो यही है कि एसएससी ने एज को अलग कर दिया। तो जो इस एज क्राइटेरिया के अंदर आ गए उनके लिए तो ठीक है भाई, हैप्पी न्यूज है, गुड न्यूज है, लेकिन जो इस एज क्राइटेरिया के बाहर चले गए उनके लिए थोड़ा सा सैड और बैड न्यूज है। तो ठीक है, और साथ ही साथ कुछ पोस्टें हैं जो 20 से 30 के लिए हैं, और कुछ पोस्टें हैं जो अप टू 30 ईयर है, और साथ ही साथ कुछ पोस्टें हैं जो 32 ईयर है। यानी अगर मैं ओवरऑल देखूं तो एज लिमिट आ रही है मेरे पास 18 to 32, ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम, लेकिन हर एक पोस्ट के साथ एज का क्राइटेरिया अलग अलग है जनाब, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसी के साथ साथ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि देखिए एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट पर्सन, एनी ग्रेजुएट सीजीएल का एग्जाम दे सकता है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि ऐसा होना ही जरूरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि अगर ये है तो हम आपको प्रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूट। तो ये किसकी पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, बेहतरीन पोस्ट होती है और सीजीएल में टॉप मोस्ट पोस्ट मानी जाती है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर कोई पर्सन चार्टर अकाउंटेंट है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CACS या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन सबको प्रायोरिटी दी जाएगी, पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। अब अगली बात है JSO, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बेहतरीन सैलरी के साथ। अभी मैं आपसे सैलरी भी डिस्कस करूंगा कि कितनी कितनी तनख्वाह मिलती है। ठीक है, नाउ बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी कि भैया फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। और बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स का, तो फिर आप JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जरा बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं क्या है। आगे आपके एग्जाम के टाइप, तो CGL 4 टायर पर बेस्ड होता है। ठीक है, जहां पर है टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये ऑनलाइन होगा, और यहां पर आपको कुछ MCQ पूछे जाएंगे। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ध्यान रखिएगा, SSC के एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं और बैंक एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं। क्लियर। नाउ टायर 2 भी आपका ऑनलाइन ही होने वाला है और इसमें भी आपसे MCQ ही पूछे जाएंगे, लेकिन टायर 3 एक पेन एंड पेपर मोड पर होता है, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जहां पर आपको ऐसे लिखना है और या फिर पैसेज के बारे में लिखना होता है, ये सारी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, नाउ टायर 4 इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, है ना, DEST, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। आपकी दक्षता कितनी है उसके बारे में पूछा जाता है। आगे तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये है आपका टायर 1। टायर 1 में क्या क्या चीजें आएंगी, ध्यान से देखिएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25, लेकिन मार्क्स होंगे 50। ठीक है, और इसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाता है जनाब, इससे पूछा जाता है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और इवन कंप्यूटर से भी कुछ ना कुछ सवाल डाले जा सकते हैं। हालांकि सवाल सिर्फ 25 और सब्जेक्ट है 8,
तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ाई करनी है, बहुत अंदर डीप में घुस के यूपीएससी स्टाइल में पढ़ाई नहीं करनी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस एप्टीट्यूड में जहां पर आपका अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों प्रकार के मैथ्स आते हैं, ध्यान रखिएगा। अरिथमेटिक मैथ्स सिर्फ बैंक में पूछा जाता है, बैंक में एडवांस मैथमेटिक्स नहीं होता, लेकिन एसएससी के एग्जाम में अरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही आता है। ये क्या होते हैं जानने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर आपको अरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स के कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे। और साथ ही साथ अब हम बहुत जल्दी आपके लिए लाइव सेशंस की एकदम सीरीज लेकर के आने वाले हैं, तैयार रहिएगा दोस्त। टारगेट होगा हमारा एसएससी सीजीएल, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन है और 50 नंबर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि 25 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। इंग्लिश एकदम सरल टाइप की होती है, बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। यदि आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से भी नहीं है तो भी आप इंग्लिश का पेपर आसानी से क्रैक कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर अब सब्जेक्टिव कट ऑफ नहीं होता, यानी कि इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है कि रीजनिंग की कट ऑफ अलग जाएगी, मैथ्स अलग, जीएस अलग, इंग्लिश अलग। ये बैंक में होता है, सीजीएल में नहीं है, एसएससी के किसी में भी नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके पास में 200 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, यहाँ देख सकते हैं आप। और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 आवर मिलेगा और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको 1 आवर एंड 20 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, पेपर 2। पेपर 2 में जो ये है पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब कि ये टायर 2 है, ठीक है। टायर 2 का पेपर 1 और पेपर 2 सभी के लिए कॉमन होता है, इसे हर किसी को देना है, ठीक। जहां पर 100 क्वेश्चन इसमें है 200 मार्क्स के और 200 क्वेश्चन इसमें है 200 मार्क्स के। और कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स ईच, यानी कि क्वांट्स के पेपर के लिए 2 घंटे अलग और इंग्लिश के पेपर के लिए 2 घंटे अलग, यानी 2 और 2 4 घंटे। सर 4 घंटे तो हम बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते, पेपर कहां से देंगे? अरे देंगे ना जनाब, हम खड़े ना आपके साथ, आपको 4 घंटे पढ़ना भी सिखाएंगे और 4 घंटे तक कंटिन्यूटी में पेपर देना भी सिखाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 3 है स्टैटिक्स और पेपर 4 है जनरल स्टडीज। तो क्या सर ये भी पेपर देना होगा? ये सस्पेंस है, अभी दिखाता हूं। सीजीएल ने खुद ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि टायर 1 एंड टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न बाइलिंगुअल होगा सिवाय अंग्रेजी का छोड़ करके। इंग्लिश वाला हिंदी में तो नहीं ना पूछेगा, तो इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी सारे पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें 0.50 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपने गलत किया तो आपके सिर्फ 2 नहीं, आपके 2.5 नंबर का नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? 2.5 नंबर का। सपोज आपने 10 क्वेश्चन करके आए हो, है ना, और हर मार्क्स कितने का है? 2 नंबर का। सारे सही है तो 20 नंबर मिल जाते, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन गलत हुए गए तो 2 क्वेश्चन के 2-2 नंबर तो यूं ही चले गए, यानी कि कितने बचे? 16। अब 16 में से भी आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, आधा नंबर मिला के, यानी 15, ठीक है। तो गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। टायर 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। 0.25 किस में होगी? इंग्लिश के पेपर में होगी। किस में होगी? इंग्लिश के पेपर में 0.25 की, लेकिन बाकी के पेपर 1 यानी कि मैथ्स और यहां पर आपका जीए और स्टैटिस्टिक्स सभी में कितनी मार्क्स की होगी? 0.50 मार्क्स की। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। टायर 2 पेपर 1 पेपर 3 आर कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, सभी के लिए जरूरी है। टायर 3 ऑफ टायर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जेएसओ। ध्यान रहेगा ना, जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है वो किसको देना है? जिन्होंने जेएसओ की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। और ये पता कैसे चलेगा? वो पेपर टायर 1 का जब रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने जेएसओ के लिए क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। बात क्लियर हुई? तो अगर आपने जेएसओ के लिए भरा है और क्वालिफाई किया है तो ही आपको स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना है, अन्यथा पेपर नहीं देना है। ठीक उसी प्रकार से जो पेपर 4 है आपके इकोनॉमिक्स वाला, है ना, जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है जिसमें कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए किसको देना है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर को ही उसका पेपर देना है, बाकी लोगों को देने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे देखते हैं फिर और क्या चीज है हमारे पास। टायर 3 कैसा होता है जनाब? तो टायर 3 जो है वो पेन एंड पेपर मोड पर होता है ना, लिखना है। कैसे लिखना? आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी एक भाषा में लिख सकते हैं। ध्यान रखना, हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में लिखना, मिला जुला के नहीं लिख देना, नहीं तो 0 हो जाएगा। शून्य बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं देंगे, ठीक है। या तो पूरा इंग्लिश लिखना या तो फिर पूरा हिंदी लिखना, किसी एक भाषा में लिखना। और मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर बहुत सारे लोग का पता है कहां दिक्कत आ जाती है। यहां पर
must write their correct roll number at the prescribed place on the cover page. कई बच्चों की आदत होती है जो थोड़ा सा रूरल एरिया से होते हैं, वो पढ़ते बहुत अच्छा है, जबरदस्त मेहनत करके, और उनकी आदत होती है कहीं ना कहीं पेपर के ऊपर ओम लिख देने की, या स्वास्तिक बना देने की, या जय माता दी लिखने की, या 786 लिख देने की। ऐसी कई बच्चों की हैबिट्स होती हैं जिनकी श्रद्धा ज्यादा होती है, तो वो अपने ऊपर कॉपी में कभी कभी ये सब बनाते रहते हैं। मैं भी बचपन में लिखता था, माँ सरस्वती सदा सहायता करें, है ना, लेकिन कॉपी की शुरुआत में अपनी पर्सनल कॉपी में, वो कॉपी में हम लोगों को स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि बेटा एग्जाम की कॉपी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। तो ऐसा लिख लेने की वजह से भी कई लोगों की पेपर 0 हो जाता है, 0 मार्क्स। सोचो 2 टायर पास करने के बाद तीसरे टायर में आकर के 0, कहानी खत्म। तो ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा 1 पॉइंट भी नहीं चलाना है आपको, ठीक है। यहां ध्यान से लिखना है। मेरे कई सारे दोस्तों ने 3 को 8 बना दिया और खत्म हो गई कहानी। तो रोल नंबर पेन से लिखना होगा, ध्यान से लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है और साइन करना है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इस वीडियो को जब पेपर निकाल लो तो फिर से देख लेना यही टाइमिंग से कि आपका साइन, रोल नंबर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो रहम नहीं करेंगे, सीधा बाहर कर देंगे और आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। लेकिन हम जाने नहीं देंगे, घबराइए मत, हमें आपके साथ में जाने नहीं देंगे। Tier 4 is in the Tier 4 Computer Proficiency Test CPT and Data Entry Speed Test की ही होगा। यानी कि अगर आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है तो ही आपका ये सब होएगा, नहीं तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की कुछ चलाते बनता है कि नहीं बनता, वो साधारण सा होता है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर टाइपिंग टेस्ट है तो फिर वो वर्ड पर लिमिट की होते हैं और वो पोस्ट के हिसाब से होता है, उसको ध्यान रखिएगा। आपके पास मैं कुछ प्रीवियस ईयर के स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस कर रहा हूं। नंबर ऑफ कैंडिडेट 2017 में देखिए 30,26,598 लोग थे। कितने? 30,26,598 लोग। इसमें से नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्रिएट एसएससी सीजीएल देख लो, सीधा सीधा 50% से डिक्रीज हो गया, है ना, बाकी के छट गए। अब यहां से उसका अगर अपन निकालें नंबर ऑफ कैंडिडेट क्लियर्ड एसएससी सीजीएल टायर 2, तो ये तो और भी ज्यादा गिर गया, कहीं ना कहीं ये 10 से 15% के आसपास ही बचा, है ना। और फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर्ड सीजीएल टायर 3, ये फिर से इसका कहीं ना कहीं 40% के आसपास है और फिर से ही डिक्रीज हो गया। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर्ड एसएससी सीजीएल टायर 3, ये और कम हो गया 35,990, और जबकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? सिर्फ 8,125 थी। इतने सारे लोग, 8,125 की पोस्ट है और 30 लाख का आंकड़ा है। बेरोजगारी है बहुत है साहब, तो घबराना नहीं है, जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। आप वैकेंसीज की तरफ मत देखिए, आपको भर्ती होने के लिए कितनी चाहिए, एक चाहिए ना, तो आप उस दिशा की ओर मेहनत कीजिए। सीजीएल 2018 में 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और जहां पर पोस्ट थी 11,271, और सीजीएल 2019 में भी 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। और इस साल भी आप मान के चलिए डेटा बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की व्यवस्था हुई थी इसकी वजह से कई लोगों को लगा कि भाई सरकारी नौकरी ही बेहतर है, तो गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बढ़ेगा, कम ही नहीं होगा। तो करना क्या है? कुछ नहीं, रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई करना है, सिर्फ शॉर्टकट ने नहीं मारना है। और सिर्फ कॉन्सेप्ट भी नहीं जानना है, शॉर्टकट भी जानना है, यानी मिलीजुली अर्थव्यवस्था। साइकिल के 2 पहिए, एक कॉन्सेप्चुअल का, दूसरा शॉर्टकट का, दोनों मिलाकर के एक साथ चलेंगे। यहां पर मैं 2017 के भी कट ऑफ को देख रहा हूं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में AAO 148 गया था आउट ऑफ 200, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 146 गया था, और बाकी की सभी पोस्टों के लिए 126 गया था। कब? 2017 में गया था। अब देखिएगा 2018 में ये बढ़ गया, 170 पहुंच गया, ये 165 पहुंच गया, और रिमेनिंग के लिए 137 पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यदि आपके 137 यानी कि अगर आपके 140 मार्क्स है तो आपका सीजीएल तो क्लियर हुआ है, लेकिन सीजीएल की AAO पोस्ट और जेएसओ की पोस्ट के लिए क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, सीजीएल तो क्लियर है लेकिन इन 2 पोस्टों के लिए क्लियर नहीं हुआ है जनाब। आगे देख लीजिए, एक और स्टैटिक है 19-20।
अनरिजर्व डबल ए 180 पहुंच गया है, ये 165 पहुंच गया और ये 147 पहुंच गया है। तो इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है कि इस साल के कट ऑफ 150 नंबर से ऊपर जाएगी। तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करना है कि मेरी मैथ्स में मुझे इतना स्कोर करना है, रीजनिंग में मुझे इतना स्कोर करना है, जनरल अवेयरनेस में मुझे इतना स्कोर लेना है और इंग्लिश में मुझे इतना स्कोर लेना है। ये सारी की सारी चीजें, और मेंस में आपकी मैथ्स और इंग्लिश ही पूरी पूरी डिपेंडेंट होगी। तो बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना है। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, देखिए यहां पर जो पोस्ट हैं वो पे बैंड लेवल के हिसाब से चलती हैं। तो यहां पर एक पोस्ट है जिसकी 47,600 से 1,51,100 तक का पे बैंड है। ये कैसा होता है सर? तो देखो ये 47,000 हो गया आपका बेसिक पे, अब इसमें ऐड होएगा आपका ग्रेड पे, फिर ऐड होएगा डीए, फिर आरए और अलग अलग चीजें, सिटी सरकम अलाउंसेस, सीसीए वगैरह और इवन पेंशन स्कीम वाली चीजें, ये सब इसमें ऐड होता है और आपकी सैलरी 1,51,100 तक जा सकती है। ठीक है, शुरुआत नहीं, पहले महीने से 1,51 नहीं मिलेगा, 47,000 आपका बेसिक पे होगा और इसमें डीए मिला करके सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, कहां पर भर्ती होती है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, कैग। ठीक है, छापा मारने यही वाले लोग जाते हैं। तो ये ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल, गजेटेड है लेकिन मिनिस्ट्रियल नहीं है। ठीक है, एज लिमिट है इसकी नॉट एक्सीड 30 ईयर, 30 साल से ना हो। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एज क्राइटेरिया भी है। यहां पर देखें, ये तो वही सारी पोस्टें हैं। कौन कौन सी पोस्ट है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, यहां पर भी सेक्शन ऑफिसर है, यहां पर भी सेक्शन ऑफिसर है, लेकिन सबके डिपार्टमेंट अलग है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, मतलब पोस्ट तो इनाम एक ही है, नाम पोस्ट का एक ही है, लेकिन डिपार्टमेंट सारे अलग अलग है। नेक्स्ट आपके पास में ये सारी पोस्टें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू, अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, अदर मिनिस्ट्रीज, और ये भी। तो ये सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जो मिनिस्ट्रियल होता है, यानी संसद भवन, उन्हीं से संबंधित सभी जगह पर आपको बैठने को मिलेगा, भर्ती मिलेगी। एक आईएएस ऑफिसर के साथ आपकी रोजाना बैठक होगी और मुलाकात होगी। अगला पेमेंट है आपका 35,400 से 1,12,400 और उसके अंदर कुछ ये पोस्टें आती है और ये विभाग आते हैं। वहीं फिर आपका आखिरी पेमेंट है 29,200 से 92,300 और ये रहा बिल्कुल लास्ट 25,500 से 81,100। तो अलग अलग पोस्टों के हिसाब से, और ये देखिए इनका एज क्राइटेरिया भी कम कर दिया गया है ना। तो ये सारी जानकारी थी जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में ज्यादा बातें समझ में आई होंगी और बेहतर तरीके से आपने समझा होगा। डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक दी गई हुई है। 6,500 6,500 के आसपास पोस्टें आई हुई हैं। फॉर्म की जो फीस है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपए है और जो हमारे फीमेल्स कैंडिडेट हैं, सॉरी अनरिजर्व एंड ओबीसी, इनके लिए 100 रुपए है। बाकी एससी, एसटी, अदर कैटेगरीज एंड फीमेल, इन सभी के लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई पैसा नहीं लगेगा। सेंटर्स की डिटेल, बाकी कुछ कुछ बातें जो आपके लिए, ये सभी कुछ बातें थी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों बने रहिए ऐसी शानदार तरीके की इंफॉर्मेशन और एग्जाम्स अलर्ट्स के लिए मेरे साथ, यानी अद्वैत एजुकेशन के साथ फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।